2013 में पूजा गौड़ के गुम होने की दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज हम आपको अपराध की दुनिया की एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुलझाने में पुलिस के अधिकारी भी अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परंतु फिर भी ये मामला सुलझ नहीं पाता। किंतु 5 अगस्त वर्ष 2022 में अचानक से इस मामले में जो खुलासा होता है उसे देखकर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश दंग रह जाता है। तो क्या थी पूजा गौड़ के गायब होने की झकझोर देने वाली कहानी? क्यों एक 7 वर्षीय बच्चे को गायब किया गया? आखिर इस बच्चे के गायब होने के पीछे अपराधियों का क्या मकसद था? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। परंतु वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई के अंधेरी के गिलबर्ट हिल इलाके के रहने वाले एक संयुक्त परिवार की। ये पूरा परिवार इस इलाके के एक 3 मंजिला घर में किराए पर रहता था, जिसमें सबसे ऊपर पूजा का परिवार, दूसरी मंजिल पर पूजा के चाचा तथा घर के निचले हिस्से में पूजा के दादा दादी रहते थे। तो बात है दिनांक 22 जनवरी 2013 की। रोजमर्रा की तरह 22 जनवरी को भी 7 वर्षीय पूजा अपने बड़े भाई 10 वर्षीय रोहित के साथ स्कूल जाने के लिए रवाना होती है। परंतु उसी वक्त पूजा के दादा उसे और रोहित को आवाज लगाते हैं और जेब में से 10 का नोट निकालकर रोहित को देते हुए ये कहते हैं कि दोनों भाई बहन दुकान से टॉफी बिस्किट खा लेना। उस दिन स्कूल जाने के लिए काफी देर हो गई थी, जिस वजह से रोहित ने अपने चाल की गति को तेज किया। परंतु उसी वक्त पूजा को गुड़िया के बाल नजर आ गए और उन्हें देखकर पूजा ने अपने बड़े भाई से अपने हिस्से के पैसे देने की जिद की। किंतु रोहित को आज पहले ही स्कूल जाने में देर हो गई थी, जिस वजह से उसने पूजा को विद्यालय की छुट्टी के समय गुड़िया के बाल दिलाने को कहा। परंतु पूजा जिद पर अड़ गई और वहीं पर रुक गई। रोहित ने अपने चाल की गति और तेज कर ली। उसे लगा कि पूजा उसे आगे जाता देख अपने आप उसके पीछे आ जाएगी। विद्यालय की प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। रोहित भी अपना बस्सा रखकर प्रार्थना में शामिल हो जाता है, किंतु उसकी दृष्टि निरंतर विद्यालय के मुख्य द्वार पर रुकी हुई थी, जो निरंतर अपनी छोटी बहन पूजा को देखने के लिए व्याकुल थी। प्रार्थना के बाद विद्यालय की कक्षाएं भी शुरू हो चुकी थी, किंतु पूजा अभी तक विद्यालय नहीं पहुंची। चिंतित होकर रोहित सुबह के समय हुई घटना को अपने अध्यापक से साझा करता है, जिसके बाद अध्यापक से आज्ञा लेकर पूजा को ढूंढते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने पर रोहित को अपने पिताजी और चाचा जी टहलते हुए नजर आते हैं। उनके करीब जाकर रोहित सुबह का किस्सा दोनों को सुना देता है, जिसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। परिवार में हुआ शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग भी उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने अपने स्तर पर पूजा को खोजने का प्रयास करते हैं। परंतु पूजा को खोजते खोजते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से संध्या हो गई, परंतु पूजा की कोई खोज खबर नहीं मिली। जिसके बाद पूजा के माता पिता और परिवार के बाकी सदस्य डीएम नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन दिनों डीएम नगर के पुलिस थाने में अधिकारी एएसआई राजेंद्र भोसले भी अपनी सेवा दे रहे थे। दरअसल एएसआई राजेंद्र भोसले का तबादला साल 2011 में डीएम नगर थाने में हुआ और ये इनकी सेवा का आखिरी तबादला था, क्योंकि साल 2015 में ये अपनी सेवा से निवृत्त होने जा रहे थे। एएसआई राजेंद्र भोसले को गुमशुदगी मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने गुमशुदगी के कुल 165 मामले सुलझाए थे, जबकि पूजा का मामला 166 था। पुलिस के सभी अधिकारियों को राजेंद्र भोसले की काबिलियत पर काफी भरोसा था, इसीलिए पूजा
पूजा गुमशुदगी का मामला भी एएसआई राजेंद्र भोसले को सौंप दिया गया और इस मामले को मिसिंग गर्ल नंबर 166 का नाम दे दिया गया। बिना देर किए पूजा की तलाश शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले पूजा के भाई रोहित का बयान लिया जाता है, जिसके बाद पूजा के घर से विद्यालय जाने वाले हर गली हर रास्ते में लोगों से पूछताछ की जाती है, परंतु किसी भी व्यक्ति से कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई जिससे इस केस को सुलझाने में मदद मिल सके। खैर, एएसआई राजेंद्र भोसले का घर रत्नागिरी में था, जो कि पुलिस थाने से थोड़ी दूरी पर था। इनका अपना काम करने का एक अलग तरीका था। दरअसल ये गायब हुए लोगों की तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे और जब ये अपने घर जाते तो ऑटो, बस या ट्रेन में मौजूद लोगों से फोटो दिखाकर पूछताछ कर लेते थे। इतना ही नहीं, ये अपने घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया करते थे। इस मामले को भी इन्होंने इतनी ही गंभीरता से लिया और अपनी सेवा पूरी होने से पहले ये इस मामले को सुलझा देना चाहते थे, जिसके लिए पूजा की गुमशुदगी के पोस्टर छपवाए गए। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूजा को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया। कहीं कैंपेन भी चलाए गए। दिन गुजरते गए, परंतु पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। देखते देखते पूरा वर्ष बीत गया। साल 2013 से 14 और 14 से 15 आ चुका था, परंतु पूजा के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी और अब एएसआई राजेंद्र भोसले का भी सेवानिवृत्ति का समय आ गया। किंतु राजेंद्र भोसले अपनी सेवानिवृत्ति से खुश नहीं थे। इन्हें इस बात का मलाल था कि ये पूजा को नहीं ढूंढ पाए। इसी संदर्भ में ये पूजा के माता पिता से मिलकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि भले ही इनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, परंतु फिर भी वह इस केस को जब तक सुलझा नहीं लेते तब तक नहीं छोड़ेंगे। और सेवानिवृत्ति के बाद भी राजेंद्र भोसले एमडी थाने में फोन के जरिए इस केस की अपडेट लेते रहते थे और जहां भी मौका मिलता पूजा की फोटो दिखाकर उसके बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। साल गुजरते गए, परंतु पूजा का कुछ पता नहीं चल पाया। अब धीरे धीरे लोग इस मामले को भूलने लगे और अब साल 2022 आ चुका था और परिवार पूजा के मिलने की उम्मीद भी खो चुका था। सोशल वर्कर और कैंपेन की गति भी धीरे हो चुकी थी। सभी की उम्मीदें टूटने लगी थी। तभी अचानक से एक दिन 4 अगस्त 2022 को लगभग शाम के समय मोहम्मद रफीक के पास एक कॉल आता है। दरअसल मोहम्मद रफीक गौड़ परिवार के पड़ोसी हैं। कॉल करने वाली एक महिला थी। उस महिला ने रफीक से पूछा, क्या आपके यहाँ से कोई बच्ची गायब हुई थी? पहले तो रफीक को लगा कि कोई फ्रॉड कॉल है, परंतु बाद में उस महिला ने बोला कि उसे उसका नंबर एक पोस्टर से मिला है, जिसके बाद रफीक को याद आ जाता है कि 2013 में पूजा के पोस्टर में उसका नंबर छापा गया था। साथ ही महिला बताती है कि अभी वो लड़की उसके साथ मौजूद है। जैसे ही ये बात रफीक को पता चलती है तो वो उस महिला को वीडियो कॉल करने की कहता है। वीडियो कॉल से रफीक उस लड़की को देखता है तो तुरंत उसे पहचान लेता है और अपने फोन के स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। साथ ही रफीक उस महिला से उसके घर का एड्रेस भी लेता है। रफीक भागकर पूजा के परिवार के पास जाता है और परिवार को उस फोन कॉल के बारे में सारी जानकारी देता है, जिसके बाद स्क्रीनशॉट को भी पूजा की मां को दिखाता है, जिसे देखकर पूजा की मां रोने लगती है। पूजा अब 16 साल की हो चुकी थी, परंतु परिवार ने अपनी बच्ची को पहचान लिया था। अब सभी लोग दौड़कर डीएम नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पूजा के बारे में पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही रफीक वो एड्रेस भी पुलिस के हवाले कर देता है। जानकारी मिलने पर एक पुलिस कर्मी द्वारा एएसआई राजेंद्र को भी इसकी सूचना दे दी जाती है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गौड़ परिवार सहित उस पते पर जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एड्रेस पूजा के घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था।
पुलिस टीम पूजा को थाने लाती है और उससे पिछले 9 साल में कब क्या और कैसे हुआ इसकी जानकारी हासिल करती है। हालांकि जब पूजा गायब हुई थी तब वो काफी छोटी थी, इस वजह से उसे सब कुछ तो नहीं, परंतु जो कुछ भी याद था वो पुलिस को बता देती है। इसके बाद पूजा से उसके असली माता पिता का नाम पूछा जाता है तो ये जानकारी भी वो बिल्कुल सही पुलिस को बता देती है, जिसके बाद पूजा को अपने परिवार के साथ घर भेज दिया जाता है। परंतु पूजा के घर में उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पापा अब नहीं थे, क्योंकि उसके गायब होने के गम में पूजा के पिता ने शराब पीनी शुरू कर दी, जिसका हाल ये हुआ कि वो भगवान को प्यारे हो गए। खैर, पुलिस पूछताछ में इस अपराध के पीछे 2 अपराधियों का नाम सामने आया, जिसमें हैरी जोसेफ और इनकी पत्नी सोनी जोसेफ, दोनों को पकड़कर थाने लाया जाता है। जिसके बाद 9 साल पहले की जो कहानी सामने आती है वो वाकई ही हैरान करने वाली थी। दरअसल हैरी जोसेफ और सोनी जोसेफ की कोई अपनी औलाद नहीं थी। काफी इलाज के बाद भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नसीब नहीं हो रहा था और बच्चे को गोद लेने के लिए औपचारिकताएं पूरा करने में इन्हें कुछ समस्याएं आ रही थी। सोनी जोसेफ अक्सर पूजा को उसके घर के बाहर से स्कूल जाते देखा करती थी, जिससे सोनी का आकर्षण पूजा की तरफ बढ़ता चला गया। एक दिन दोनों पति पत्नी पूजा को लेकर भाग गए। शुरुआत में तो दोनों ने पूजा को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया। जब भी पूजा अपने घर जाने की जिद करती थी तो वो उसे खूब सारे खिलौने लाकर देते। करीब 2 साल बाद इन्होंने पूजा को एक हॉस्टल में डाल दिया। पूजा भी नए माँ बाप पाकर खुश थी, परंतु इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब साल 2017 में सोनी जोसेफ प्रेग्नेंट हो गई और एक बेटे को जन्म दे दिया। अपने बच्चे के जन्म के बाद उन्हें पूजा बोझ लगने लगी। उन्होंने पूजा को हॉस्टल से निकाल कर घर बुला लिया और उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। वो पूजा से घर के सारे काम करवाने लगे, खाना भी समय पर नहीं देते थे। इन 9 सालों में ये दंपति पूजा को कभी कर्नाटक, कभी महाराष्ट्र तो कभी केरल लेकर घूमते रहे, परंतु साल 2021 में इन्होंने सोचा कि अब ये मामला काफी पुराना हो गया है, पूजा को उसका परिवार भी भूल चुका होगा। इसीलिए ये पति पत्नी अपने बच्चे और पूजा के साथ वापस से अपने घर आ जाते हैं। हालांकि पूजा को ये तो पता था कि ये वही जगह है जहां वो पैदा हुई थी, परंतु उसे अपना घर मालूम नहीं था। हैरी और सोनी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, उसे घर में कैद करके रखा जाने लगा। तभी एक दिन सोनी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें एक बिजनेसमैन के घर में नौकरानी की जरूरत थी और पैसा भी अच्छा खासा दे रहा था। दोनों पति पत्नी ने पूजा को वहां काम पर लगा दिया। तो हैरी खुद पूजा को काम पर छोड़ने और लेने जाया करता था। इस व्यापारी के घर में एक महिला भी काम करती थी जिनका नाम प्रमीला देवेंद्र था। काम करते करते प्रमीला और पूजा की गहरी दोस्ती हो गई और पूजा अक्सर उस पर हो रहे अत्याचार को प्रमीला से साझा किया करती थी। साथ ही वो ये भी कहती थी कि उसके ये माँ बाप नकली है। कुछ दिनों तक तो प्रमीला ने पूजा की बातों पर गौर नहीं किया, परंतु जब एक दिन पूजा के शरीर पर चोट के निशान दिखे तो उसे पूजा का दुख देखा नहीं गया और उसने पूजा को अपने पास बैठाकर उससे सारी जानकारी ले ली। प्रमीला को लगा अगर पूजा सच बोल रही है तो साल 2013 में उसके गुम होने पर पुलिस और परिवार ने सोशल मीडिया पर कुछ तो पोस्ट किया होगा, जिसके बाद प्रमीला ने सोशल मीडिया पर पूजा को सर्च करना शुरू कर दिया और आखिरकार एक दिन प्रमीला को पूजा की गुमशुदगी का पर्चा मिल जाता है। पर्चे पर 4 मोबाइल नंबर लिखे गए थे जिनमें से 3 नंबर बंद थे, परंतु रफीक का नंबर अभी भी चालू था। जिसके बाद रफीक को कॉल किया जाता है और सारी जानकारी दी जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये आप सभी को पता है। घटना के खुलासे के बाद हैरी जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु सोनी जोसेफ की गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि उनके 6 साल का बच्चा था और उसके पालन पोषण के लिए कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आया।
तो ये था पूरा मामला इस घटना के बारे में। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।